Hello everyone. So let's start the part 2 of this lecture. That is your part 2, जिसमें we are going to discuss about packaging of DNA. Packaging of DNA. जिसने भी फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है, मैं इस पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, देन आगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखिए. लेट्स अभी वी आर गोइंग टू रिवाइज पार्ट 1 फ्रॉम एनसीईआरटी. अभी हम एनसीईआरटी से पार्ट 1 को रिवाइज करेंगे सो दैट एक फ्लो बना रहे. इसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स बिगिन. अगर हम अपना बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. लेट्स सी, अगर हमें डीएनए के बारे में देखना है तो सो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी कौन से? डीऑक्सी वाले. डीऑक्सीराइबोस कैसे लिखते हैं? दैट वाज रिटन बाय, दिस इज ओ, यहाँ आपका था एच 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 ओ एच ओ एच 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 CH2OH. This is deoxyribose, and the length of DNA जो है that is usually defined as a number of nucleotide or a pair of nucleotide refers to the base pair. It is the characteristic of an organism. जिसमें हमने बैक्टीरियोफेज की बात करी थी, 5174 5386 न्यूक्लियोटाइड्स. बैक्टीरियोफाज लैम्डा जो है उसका 48502 बेस पेयर है. ई कोलाई के 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर है. और हेप्लॉइड कंटेंट ह्यूमन का 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर है. जबकि अगर हम बात करें डिप्लॉइड कंटेंट की तो वो 6 मल्टीप्लाई 10⁻9 बेस पेयर होता है. लेट्स मूव फर्दर. आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप. पेंटोज शुगर राइबोज होगी आरएनए के केस में, डीऑक्सीराइबोज होगी डीएनए के केस में. दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन. प्यूरीन होता है आपका एडेनिन गुआनिन, पायरिमिडीन होता है साइटोसिन यूरासिल थाइमिन. साइटोसिन जो होता है दैट इज डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, जबकि थाइमिन जो होता है वो हमें सिर्फ डीएनए में देखने को मिलता है. और जो यूरासिल होता है दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन. अगर एक नाइट्रोजनस बेस को लिंक करना है पेंटोज शुगर के साथ तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है. और जैसे ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा हमारा न्यूक्लियोसाइड जो है वो बन जाएगा. नेक्स्ट कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड बनेंगे? एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन, डीऑक्सी गाउनोसिन, साइटेडीन, डीऑक्सी साइटेडीन, यूरिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन. और जब वहीं पर फोस्फेट ग्रुप अटैच होता है फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर के साथ, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड की फिफ्थ कार्बन शुगर के साथ अटैच होगा तो वो बनेगा फोस्फोएस्टर बॉन्ड और उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. ठीक है, जब दो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं तो अब आपने यहां तक देखा था, मैंने आपको बताया था दिस इज योर पेंटोज शुगर 1 2 3 4 और यहाँ पे था CH2OH. ये थी फर्स्ट कार्बन. इस कार्बन से आपको अटैच करना है अपना नाइट्रोजनस बेस. जब ये नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा तो ये बॉन्ड बनता था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. वेयर एज जब यहां पर फॉस्फेट अटैच होगा फिफ्थ कार्बन से तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा फॉस्फो
एस्टर बॉन्ड, और ये पूरा जो बन गया दैट इज योर न्यूक्लियोटाइड। और जब ऐसे ही दो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं तो वो कैसे अटैच होते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एज यू सी, जो दो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, when the two nucleotides are linked together through a 3,5 phosphodiester linkage to form a dinucleotide, मोर न्यूक्लियोटाइड ऐसी मैनर में अटैच होते हैं और वो फोस्फोन्यूक्लियोटाइड चेन बना देते हैं। सो एज यू सी कि यहाँ पर अब आप डायग्राम देखिए, एक ये आपका फॉस्फेट है, न्यूक्लियोटाइड है, और दूसरा आपका ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? आपका नाइट्रोजनस बेस। और फिफ्थ कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, लेकिन ये थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, थर्ड कार्बन से दूसरे के फिफ्थ कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। जब दो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं तो वो एक शुगर का थर्ड कार्बन उठाएगा और फॉस्फेट की फिफ्थ बॉन्ड से अटैच होगा, इसीलिए उसे हम 3 to 5 डैश बॉन्ड कह रहे हैं। और ये बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। इसी वजह से मैंने आपको पढ़ाया था कि एक फिफ्थ एंड पे फॉस्फेट फ्री रह जाएगा, ये फॉस्फेट एक छूट गया, और एक थर्ड एंड पे OH रह जाएगा। अगर यहीं पे एक और न्यूक्लियोटाइड होता तो वो फिर से फॉस्फेट की फिफ्थ पोजीशन से जुड़ता और आगे वाला फिर से OH रह जाता। इज इट क्लियर? चलिए लेट्स मूव फर्दर। Phosphate moiety at a fifth end of sugar, which is referred as a fifth end of the polynucleotide chain. Similarly, other end of polymer sugar, जिसके पास फ्री OH रह जाएगा थर्ड पोजीशन पे, इसीलिए हम उसे थर्ड एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। जो बैकबोन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो किसकी होती है? शुगर और फॉस्फेट की। और जहां पे हमें नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बैकबोन लिंक टू द शुगर, अंदर की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। आरएनए के अंदर एवरी न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें एक एडिशनल OH ग्रुप देखने को मिलेगा। जब हम शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर OH प्रेजेंट होता है एट सेकेंड पोजिशन ऑफ राइबोज। उसी तरीके से आरएनए में हमें यूरासिल देखने को मिलेगा थाइमीन की जगह में, जबकि थाइमीन क्या होता है? 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आरएनए की बात करें तो एवरी न्यूक्लियोटाइड हैज अ रेसिड्यू ऑफ OH ग्रुप, सेकेंड पोजिशन पे राइबोज, और आरएनए की जगह आरएनए में यूरासिल मिलेगा थाइमीन की जगह। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर देखा गया था पहली बार, फेडरिक मिक्सचर ने देखा था 1869 में, इसीलिए उसने उसका नाम न्यूक्लिन रख दिया था। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे एलुसिडेशन हुए थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और 1953 में जेम्स वॉट्स एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्रिस्टल डिफ्रैक्शन डाटा के बेस में, मतलब 1953 जब जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने डीएनए के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने किसके बेसिस पे बताया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस में। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दिया था? मॉरिस विल्किन और रोजालिन फ्रैंकलिन ने, जो उन्होंने बताया था प्रपोज अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसके अलावा एक और हॉलमार्क था फॉर देयर प्रोपोजिशन, जहां पे बेस पेयरिंग बताई थी, दो स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब अगर एक स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है और दूसरी ये है तो इन दोनों के बीच में कैसे अटैच होगा उसकी बेस पेयरिंग बताई थी। ये जो प्रेपोजिशन था ये किसने दिया था? दैट वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारग्राफ, जो कि सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए था। क्या था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए? दैट इज adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal to 1. The ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine, उनका रेशियो कितना आना चाहिए? are constant and equal to 1. Constant and equal to 1.
ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर जिसके बारे में बताया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द बेस पेयरिंग कन्फर्म्स द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यही बेस पेयरिंग जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसमें वो बेस पेयरिंग बता रही है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर मतलब एडेनिन की पेयरिंग जो है थाइमीन के साथ होगी और गुआनिन की पेयरिंग जो है साइटोसिन के साथ होगी। उसके बाद हमें बताया therefore if the sequence of the base of the one strand is known, तो हम दूसरे का बता सकते हैं। हाँ, अगर हमें एक का पता है तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। जैसे सपोज एक स्ट्रैंड ये ATG है, तो अब दूसरे का अगर हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं, क्योंकि एडेनिन की पेयरिंग थाइमीन के साथ होगी, थाइमीन की एडेनिन के साथ होगी, गुआनिन की साइटोसिन के साथ होगी। यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, if each strand from the DNA can act as a template for the synthesis of a new strand. ठीक है, next the two double stranded DNA produces would be identical to their parent molecule because of the genetic complication of the DNA became very clear. अब कुछ डबल हेलिक्स डीएनए के साइलेंट फीचर्स थे। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं, दो होते हैं। बैकबोन जो होती है शुगर फॉस्फेट की होती है और नाइट्रोजनस बेसेस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं। दो चेन होती है एंटी पैरेलल, एक चलती है 5-3- दूसरी चलती है 3-5। जो बेसिस होते हैं दोनों स्ट्रैंड में, वो दोनों पेयर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। एडेनिन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ, वेयर एज गुआनिन जो होता है साइटोसिन के साथ, जहां पे गुआनिन जो है, एडेनिन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एज अ रिजल्ट हमें पता चला कि प्यूरिन जो है हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही पेयर होगा। ठीक है, दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए। दोनों की दोनों चेन जो है दैट इज कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। और हम कौन सा डीएनए पढ़ते हैं, दैट इज बी, जो हम जो डीएनए की स्टडी करते हैं वो है बी फॉर्म ऑफ डीएनए। नेक्स्ट, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। पिच जो है 3.4 नैनोमीटर है, जिसके अंदर 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे फिर से दे रखी है पेयरिंग। मैंने बताया फिफ्थ एंड का एक फॉस्फेट छूटा रहेगा और थर्ड एंड का जो है OH छूटा रहेगा। उसी तरीके से थर्ड एंड का OH यहाँ पर भी है और फिफ्थ एंड का ये फॉस्फेट छूटा हुआ है। एडेनिन की पेयरिंग थाइमीन के साथ होगी और गुआनिन की साइटोसिन के साथ होगी। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। कोई अगर पूछे बॉन्ड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे अगर आपका फॉस्फेट अटैच है तो आपको पता है ये बॉन्ड है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये जो नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रहा है तो ये बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक फॉस्फेट से एक डाई न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड है दैट इज अ बॉन्ड फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डीएनए। नेक्स्ट ये डीएनए है, इसका मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो आपकी डायामीटर आएगी दैट इज 2 नैनोमीटर। ठीक है, ये पूरी जो पिच होती है ये कितनी है, दैट इज 3.4 नैनोमीटर। 10 बेस पेयर होंगे एक के अंदर, पिच 10 बेस पेयर, और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, so the distance between the two base pair is 3.4 nanometer. The plane of one base pair is stack over the double helix DNA in the addition of hydrogen bond confirms the stability of the helical structure. ठीक है, अब ये जो है ये आगे का टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये जो फ्रांस क्रिक थे उन्होंने एक सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया था, जो कि क्या कह रहा था,
लेट्स सी। सो द सेंट्रल डोगमा, ठीक है, ये किसने दिया था? दैट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस एंड क्रिक, ठीक है, फ्रांसिस और क्रिक ने दिया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था? देयर इज अ यूनिवर्सल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा कैसी रहेगी? यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ जाएगी, ठीक है। क्या था सेंट्रल डोग्मा? एक डीएनए है, ये जब डीएनए अपनी कॉपी ही बनाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज रेप्लिकेशन, ठीक है। जब यही डीएनए अपने आप की एक कॉपी बना लेगा, उसके बाद आगे बनाएगा आरएनए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। वो भी कौन सा आरएनए? दैट इज एमआरएनए। एम मतलब कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। और यही एमआरएनए जब आगे जाके प्रोटीन बनाएगा तो उसे हम कहेंगे दैट इज ट्रांसलेशन। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट नहीं आएगा। तो ये जो सेंट्रल डॉगमा था दैट वाज गिवन बाय फ्रांसिस, जस्ट अ सेकेंड, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक है। ये एक ही साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। यूनिवर्सल फ्लो, एक डायरेक्शन में, डीएनए की अपनी कॉपी बनेगी, ठीक है। जो डीएनए है वो क्या बना रहा है? अपनी कॉपी बना रहा है। एज यू सी कि डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली। जब वो अपनी कॉपी बना रहा है, खुद अपने आप रेप्लिकेट कर रहा है, तो उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब वो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। So this is your central dogma proposed by Francis Crick, universal flow of information and it is unidirectional. ठीक है, is it clear? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये था सेंट्रल डोग्मा, मतलब डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तीनों के नाम आपको पता चल गए हैं। डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे कहेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब यहां से हम देखते हैं कि एक रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी होता है। एक होता है रिवर्स
सेंट्रल डोग्मा, मतलब ये तो हमने तब पढ़ा जब डीएनए हमारे अंदर प्रेजेंट है। बाय चांस अगर आरएनए प्रेजेंट हो तो रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? दैट वाज गिवन बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। ये टेमिन और बाल्टीमोर ने दिया था। ये कैसा होता है? दैट इज अ बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो हो सकती है। इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज सीन इन सम वायरस, ठीक है, ऐसे वायरस में जहां पे आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। देखो, अगर हमारे अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो वो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर आरएनए ही है तो आरएनए से सीधा प्रोटीन नहीं बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो जो आरएनए होता है ये कैसा होता है? दैट इज नॉट स्टेबल। पहली बात, आरएनए ज्यादा अच्छा नहीं होता, नॉट स्टेबल, स्टेबल मटेरियल नहीं है। हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, और म्यूटेशन बहुत जल्दी करता है, म्यूटेशन इज वेरी फास्ट। अगर म्यूटेशन जल्दी है तो जल्दी इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है, अपने आप को जल्दी जल्दी स्ट्रेन देखने को मिलेगा। इसीलिए वायरसेस जो होते हैं उनके हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन देखने को मिलते हैं, म्यूटेट बहुत जल्दी कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कौन से वायरस का है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल एचआईवी, ठीक है, एचआईवी एक वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? आरएनए है, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन नहीं, पहले आरएनए से डीएनए बनता है, उल्टा चलता है बेटा। जब डीएनए से आरएनए बनेगा, तो जब डीएनए से आरएनए बनता था, जब हम इसे इस डायरेक्शन में पढ़ते थे तो हम कहते थे ट्रांसक्रिप्शन, और अब बन रहा है आरएनए से डीएनए, तो हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसे हम कह देते हैं ट्रांसलेशन, ये तो सेम ही रहेगा। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में किसने बताया था? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा हो गया ये। दोनों डायरेक्शन में देखो, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये बाई डायरेक्शनल फ्लो है, किसने दिया था? टैगमेन और बाल्टी मोर ने दिया था। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आरएनए के बारे में भी पता चल गया, दैट इज नॉट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत जल्दी म्यूटेट हो सकता है, म्यूटेट एट वेरी फास्ट रेट, जल्दी जल्दी म्यूटेट होगा। म्यूटेट का मतलब क्या होता है? म्यूटेट का मतलब होता है चेंजेस लाने। अगर जल्दी जल्दी चेंजेस लेके आएगा तो जल्दी जल्दी हमें वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रेन्स मतलब वेराइटीज देखने को मिलेंगी। जैसे हमारे अंदर वेराइटी होती है, वायरस बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स का मतलब टाइप, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या है? हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, इसीलिए आरएनए पहले कन्वर्ट होगा डीएनए में, ठीक है। इतना क्लियर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में। डीएनए की जो पैकेजिंग होती है बेटा, वो दो जगह देखने को मिलेगी। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है तो दो जगह देखने को मिलेगी। एक हमें देखने को मिलती है प्रोकैरियोट्स में, और दूसरी हमें देखने को मिलेगी यूकैरियोट्स में। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स का जो सेल का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है। सेल का साइज कितना है? बहुत ज्यादा छोटा है, माइक्रोमीटर में है, माइक्रो में, ठीक है। नेक्स्ट, जो लेंथ ऑफ डीएनए है प्रोकैरियोट में, हम किसकी बात कर लेते हैं? लेट सपोज ई कोलाई की बात कर लेते हैं, ई कोलाई की। तो ई कोलाई का सेल का साइज बहुत छोटा है, लेकिन जो डीएनए की लेंथ है
वो कितनी है? 1.36 mm। बेटा माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो लेंथ तो डीएनए की बड़ी हो गई ना, सेल तो बहुत छोटी बता दी, हमने बोल दिया कि सेल बहुत छोटी है, लेंथ बड़ा बता दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैकेजिंग करनी पड़ेगी डीएनए की। ठीक है, टू अकोमोडेट सच लेंथ ऑफ डीएनए, इतने बड़े डीएनए को पैक करने के लिए, टू अकोमोडेट सच लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए पैकेजिंग शुड बी डन। भाई डीएनए की पैकेजिंग ही तो करनी पड़ेगी जब लेंथ इतनी ज्यादा है। ठीक है, एज यू नो, जो भी आपकी बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल मतलब टॉकिंग अबाउट डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है ना। अब हमें पता चल गया कि जो प्रोकैरियोट की सेल है, प्रोकैरियोट का जो सेल साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, वेयर एज, वेयर एज जो डीएनए की लेंथ है वो क्या है? बहुत बड़ी है, दैट इज लॉन्ग है, एज कंपेयर टू सेल साइज। ठीक है, कितनी बड़ी है? 1.36 मिलीमीटर, इतनी तो बड़ी है। नेक्स्ट, तो अब जो डीएनए होगा ई कोलाई के अंदर, अगर हम बात करते हैं डीएनए इन ई कोलाई, तो वो कैसा होगा? नॉट डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड नहीं होगा, और पूरी सेल में फैला नहीं होगा, नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। क्यों भी पूरी तरीके से फैला होगा? बिकॉज हम उसकी पैकेजिंग कराएंगे कि वो उतनी सी स्मॉल सेल साइज में जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो घुस जाए। ठीक है, सो दैट लेंथ ऑफ डीएनए adjust themselves in the cell size, सेल का जो साइज है उसमें चली जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये पैकेजिंग कौन कराएगा? अगर हम बात करें ई कोलाई के, ई कोलाई की डीएनए की, तो जो ई कोलाई है वो क्या है? प्रोकैरियोट है। दोनों की बात करेंगे, पहले प्रोकैरियोट की कर रहे हैं। प्रोकैरियोट, तो इसका डीएनए का नेचर कैसा है? दैट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये है एसिडिक इन नेचर। तो डीएनए की पैकेजिंग कौन कराएगा? डीएनए पैकेजिंग, ठीक है, इज डन बाय नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन। कौन कराएगा? डीएनए के साथ और कौन पैक होगा? नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन। ये जो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होते हैं ये कैसे होते हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। डीएनए कैसा होता है? दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और डीएनए कैसा है? एसिडिक।
एक एसिडिक, एक बेसिक, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तो दोनों अपोजिट हैं, अट्रैक्ट होंगे और एक साथ पैक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हो गई पैकेजिंग। पैकेजिंग इज डन। ठीक है, ये जब पैकेजिंग हो जाएगी डीएनए की, तो कंडेंस मतलब एक छोटा सा बैग है, बड़ी सी साड़ी है, उसको पैक करना है, तो वो जो पैकेजिंग डन हो जाएगी, तो जो कंडेंस फॉर्म है, दैट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, या कहो वो जो पैक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड। जीनोफोर बोलते हैं, नहीं तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्लियर है? या तो उसे जीनोफोर बोला जाएगा या फिर उसे न्यूक्लियोइड बोला जाएगा। यहां तक क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स है, और एनसीईआरटी रीडिंग एंड द सर्च ऑफ genetic material, that is we are going to discuss in another class or in another part, that is your part 3. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड पार्ट 3 का वेट कीजिए। एक एक चीज आई एम गोइंग टू क्लियर विद योर एनसीईआरटी एज वेल। ठीक है, स्टे ट्यून विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन।